बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। आज के इस क्लास में हम लोग प्रधान शिक्षक के तैयारी को कंटिन्यू करेंगे। यूनिट सेकंड से 8वें पार्ट यानी कि अंतिम पार्ट को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज के इस क्लास में हम लोग जॉन डेवी और जिनका शिक्षा और लोकतंत्र से जीवन की आवश्यकता के रूप में शिक्षा शीर्षक एक लेख है, इस लेख के ऊपर डिस्कस करेंगे और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जॉन डेवी का एक संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। जॉन डेवी, इनका जन्म 20 अक्टूबर 1859 ईस्वी को हुआ था अमेरिका के अंदर। इनकी मृत्यु 1 जून 1952 को हो गई थी। इनका जन्म अमेरिका में वॉरमॉन्ट के बर्लिंगटन में हुआ था। इन्होंने दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की यानी कि फिलोसफर थे ये। 1888 ईस्वी में मिनेसोटा विश्वविद्यालय में दर्शन के प्रोफेसर के रूप में इनकी नियुक्ति भी हुई थी। 1894 में शिकागो विश्वविद्यालय में दर्शन विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। फिर 1896 में इन्होंने प्रयोगात्मक विद्यालय, जिसको लेबोरेटरी स्कूल कहते हैं, उसकी स्थापना की थी। और ये लेबोरेटरी स्कूल ही इनका जो शिक्षा में सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए एजुकेशन के ऊपर, तो इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं और उन्हीं में से एक है आपका ये लोकतंत्र, शिक्षा और लोकतंत्र, एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी। ये एक पूरी बुक है, ठीक है। और इस बुक में कई सारे चैप्टर हैं और उन्हीं में से एक चैप्टर है जीवन की आवश्यकता के रूप में शिक्षा, ठीक है। और मैंने जो आपके लिए ई गाइड बुक तैयार किया है, अभी तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को जारी उसके बारे में बताया जाएगा। चूँकि बहुत ज़्यादा व्यस्तता है तो इस वजह से बहुत डिले हो रहा है, ये मुझे भी पता है। लेकिन मेरे भी बहुत सारे वर्क हो जाते हैं, तो इस वजह से अभी वो कार्य जो प्रगति पर है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। और कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को बिल्कुल जानकारी दी जाएगी। तो इन्होंने, जॉन डेवी महोदय ने जो प्रयोगात्मक विद्यालय की स्थापना की थी और इनका सबसे जो मुख्य वर्क है एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी का, तो एक पूरी किताब है और वो उस किताब में कई सारे लेसन्स हैं। उन्हीं में से एक लेसन को फोकस किया गया है और डीएलएड के बुक में इनके बारे में बताया गया है। संक्षेप में ही जानकारी है, बहुत ज़्यादा विस्तार से जानकारी नहीं है। तो कुछ प्रश्नों को लेंगे, प्रश्नों के माध्यम से हम लोग चीज़ों को समझते चलेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी समझते चलेंगे। यहाँ पे हमारे सामने पहला प्रश्न आ चुका है, जॉन डेवी किस देश के रहने वाले थे? तो ये अमेरिका के रहने वाले थे। दूसरा प्रश्न लेंगे, इनमें से किन पुस्तकों की रचना जॉन डेवी ने की है? द स्कूल एंड सोसाइटी, द चाइल्ड एंड द करिकुलम, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, लैंग्वेज एंड माइंड। तो जॉन डेवी महोदय ने इनमें से द स्कूल एंड सोसाइटी, द चाइल्ड एंड द करिकुलम और डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, इन 3 किताबों की रचना की है। तो ABC सही ऑप्शन है। इन्होंने लगभग 50 से अधिक पुस्तकों की रचना की है और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं उनमें से आपको ध्यान में रखनी है। इन पुस्तकों के नाम थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर लिया जाए इसको। द स्कूल एंड सोसाइटी, द चाइल्ड एंड द करिकुलम, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, स्कूल ऑफ टुमारो, मॉरल प्रिंसिपल्स इन एजुकेशन। तो ये 5 प्रमुख किताबें हैं जॉन डेवी के द्वारा लिखी गई और इस सारे के सारे जो है वो एजुकेशन के ऊपर लिखी गई हैं। तो इन्होंने एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। अगला प्रश्न लेते हैं, जॉन डेवी ने इनमें से किस विचारक पर शोध कार्य किया था? प्लेटो, हीगल, कांट, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 3 है। कांट के ऊपर इन्होंने शोध कार्य किया था और ये कांट के विचारों से बहुत प्रभावित भी हुए थे प्रारंभ में। जॉन डेवी दर्शन के किस शाखा के विचारक हैं? तो देखिए, ये जो है प्रयोजनवाद शाखा के विचारक हैं। प्रोजेक्ट मेथड इन्हीं की देन है। प्रोजेक्ट मेथड के एक तरह से जनक कहे जाते हैं और इनके शिष्य हुए किलपैट्रिक। उन्होंने प्रोजेक्ट मेथड को और ज़्यादा एलाबोरेट किया। तो प्रोजेक्ट मेथड को लागू करने वाले वो किलपैट्रिक थे, लेकिन यह थेसिस जो है, यह थ्योरी जो है प्रोजेक्ट मेथड का, इसको देने वाले सबसे पहले व्यक्ति जॉन डेवी महोदय थे। यहाँ पे देखेंगे एक नोट पॉइंट, प्रारंभ में डेवी अपने प्रोफेसर एस मॉरिस से प्रभावित हुए। ठीक है, जब आप अपने
एजुकेशन लाइफ में होते हैं, जब आप स्टूडेंट होते हैं, तो जब आपके कोई गुरु होते हैं तो निश्चित रूप से उनका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। तो उसी तरह से जॉन डीवी महोदय एस मॉरिस से बहुत प्रभावित हुए थे। उनके प्रभाव से इन्होंने हीगल के आदर्शवादी दर्शन को स्वीकार किया था। इसके बाद डार्विन से प्रभावित हुए और इन्होंने उसके अस्तित्व के लिए संघर्ष और सबल की विजय, इन दो सिद्धांतों को स्वीकार किया था, है ना। और इस प्रकार आदर्शवाद को त्याग करके ये प्रकृतिवाद के समर्थक फिर बाद में बन गए थे। फिर इसके बाद सबसे अधिक प्रभाव इनका विलियम जेम्स और उनके प्रयोजनवादी दर्शन का पड़ा, और ये प्रयोजनवादी दार्शनिक के रूप में विख्यात हुए। प्रश्न है, जॉन डीवी ने किस प्रकार के विद्यालय की स्थापना की थी? पारंपरिक विद्यालय, सांस्कृतिक विद्यालय, प्रयोगात्मक विद्यालय, एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है प्रयोगात्मक विद्यालय। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। जॉन डीवी ने 1896 में प्रयोगात्मक विद्यालय की स्थापना की थी। इस चीज़ को याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। और इस विद्यालय में 4 से लेकर के 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रवेश दिया जाता था, और प्रत्येक वर्ग में 8 से 10 विद्यार्थी ही रखे जाते थे। मैक्सिमम लिमिट क्या था? तो 8 to 10 स्टूडेंट समझ लिए, ठीक है। यह प्रयोगात्मक विद्यालय ऐसा विद्यालय था जिसमें शिक्षा संबंधी सिद्धांतों और विचारों का प्रयोग होता था, ठीक है। उनके परिणामों की आलोचनात्मक व्याख्या होती थी, क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, जो एक्सपेरिमेंट किए गए उसकी आलोचनात्मक व्याख्या होती थी, और नए निर्णय निकाले जाते थे, और फिर उसके आधार पर नए नए सिद्धांतों की खोज होती थी, और यह चक्र चलता रहता था, साइकिल चलता रहता था। यही कारण है कि कुछ विद्वानों ने इसे शिक्षा शोध प्रयोगशाला की संज्ञा दी है, ठीक है। एक तरह से लेबोरेटरी है जिसमें प्रैक्टिकल रूप में वो सारी चीज़ों को देखते हैं। अब ऐसा संभव नहीं है सबके लिए, है ना। हम अपने स्कूलों में इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। हमारे स्कूलों में एक क्लास में लगभग 60 से 70 बच्चे होते हैं, और जब अपर क्लासेस में चले जाते हैं, 9th-10th में चले जाते हैं, तो वहाँ पर तो 150-200 बच्चों की संख्या एक एक क्लास में होती है। तो यहाँ पे बहुत मुश्किल है कि उनके इस विद्यालय की संकल्पना को हूबहू उतार पाना। लेकिन बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, उनको हम इंक्लूड कर लेते हैं, अपने करिकुलम में इंक्लूड कर लेते हैं, अपने सिलेबस का एक हिस्सा बना लेते हैं, है ना। कुछ अप्रोचेस को हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो इसी तरह से शिक्षा में सुधार होते हैं, बहुत तरह के परिवर्तन होते हैं, वो सारी चीज़ें। अगला प्रश्न है कि जॉन डीवी ने किस प्रकार के शिक्षण प्रणाली का समर्थन किया? करके सीखना, बाल केंद्रित शिक्षण, शिक्षक केंद्रित शिक्षण का इन्होंने समर्थन नहीं किया है। टीचिंग बाय इमिटेशन का भी इन्होंने समर्थन नहीं किया। ये पहला और दूसरा विकल्प यहाँ पे सही होगा, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, और चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग, ठीक है। तो ए और बी यहाँ पे पहला विकल्प हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट प्रणाली यानी कि योजना विधि के जनक कौन थे? तो जनक के रूप में हमेशा जॉन डीवी का नाम रहता है, ठीक है। और इनके इस प्रणाली को धरातल पर लागू करने वाले व्यक्ति किलपैट्रिक थे, जो इनके ही शिष्य थे। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे कि जॉन डीवी महोदय ने प्रोजेक्ट विधि की अवधारणा दी, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, और उनके शिष्य किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन किया। मतलब इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रोजेक्ट मेथड का किलपैट्रिक ने किया था। प्रोजेक्ट प्रणाली है क्या? तो इसमें इस चीज़ को समझ लेते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट प्रणाली की जब बातें होंगी तो प्रोजेक्ट प्रणाली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए, इस प्रणाली में सबसे पहले एक ऐसे प्रोजेक्ट का चुनाव किया जाता है। प्रोजेक्ट का मतलब हो गया कि एक प्रॉब्लम, ठीक है, जो हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है, सीधे सीधे कनेक्टेड है। अब बच्चों को हम वो प्रॉब्लम देंगे और उनका सॉल्यूशन प्रैक्टिकल करवाएंगे, नॉट थ्योरेटिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल करवाएंगे। तो एक ऐसे प्रोजेक्ट का चुनाव किया जाता है जो यथा स्तर के बच्चों के जीवन से संबंधित होता है, ठीक है। बच्चों के लेवल का भी ध्यान रखा जाता है, उनके क्लासेस के अकॉर्डिंग, है ना। जिसको पूरा करने में वे रुचि लेते हैं, और जिसको पूरा करने में यथा स्तर की पाठ्यचर्या के विविध भागों को पूरा किया जा सकता है। प्रोजेक्ट प्रणाली को 5 सोपानों में पूरा किया जाता है, ठीक है। 5 स्टेजेज हैं। प्रथम सोपान है समस्या का चुनाव करना, और इसमें शिक्षक और छात्र दोनों की भूमिका होती है, दोनों मिलकर के समस्या का चुनाव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट सोपान में ये है। द्वितीय सोपान में प्रोजेक्ट को पूरा करने का कार्यक्रम बनाना, ठीक है। पूरा एक
प्लानिंग करना कि कैसे हम क्या करेंगे। इसमें भी शिक्षक एवं छात्र दोनों की भूमिका होती है, दोनों मिलकर के प्लानिंग करते हैं। मुख्य रूप से शिक्षक की भूमिका एक गाइड की होती है। बच्चे पहले प्लान करते हैं, फिर शिक्षक उसको देखते हैं और उसमें जहाँ जहाँ सुधार की संभावनाएं होती हैं ना, वहाँ पे शिक्षक अपनी भूमिका अदा करते हैं। तृतीय सोपान निश्चित कार्यक्रम के अनुसार प्रोजेक्ट को पूरा करना, और इसमें बच्चे सक्रिय भूमिका में होते हैं और शिक्षक केवल मार्गदर्शन करते हैं। शिक्षक लगे रहते हैं बच्चों के साथ कि कहीं अगर वे गलती कर रहे हैं, अगर गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसको क्या करना है, सही डायरेक्शन में लाना है। बस यही काम होता है शिक्षक का इसमें। चौथा सोपान जो है ये मूल्यांकन है। जो बच्चे काम किए अब उसका मूल्यांकन होगा और मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका होती है। पांचवा सोपान होता है लेखन। इस अंतिम सोपान पर बच्चे प्रोजेक्ट के चुनाव, योजना बनाने, उसे पूरा करने की विधियों और उसके मूल्यांकन से संबंधित सभी तथ्यों को लेखबद्ध करते हैं। जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट किया है उसका पूरा एक रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है। और इन लेखों से शिक्षक छात्रों के कार्य का मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्रोजेक्ट प्रणाली काम करती है 5 सोपानों में। नेक्स्ट, प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा किसने दी? तो देखिए, प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा भी जॉन डेवी महोदय ने ही दिया था। प्रोग्रेसिव एजुकेशन इन्होंने कहा था, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। प्रगतिशील शिक्षा है क्या? पहला है कि इस विश्वास की पुष्टि करती है कि शिक्षकों को अपने दृष्टिकोण में दृढ़ रहना होगा और आज की दुनिया में बच्चों को सज़ा का उपयोग किए बिना नहीं पढ़ाया जा सकता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सज़ा का उपयोग किए बिना नहीं पढ़ाया जा सकता, ये बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे। हम बच्चों को किसी प्रकार से सज़ा नहीं दे सकते हैं। नो टच पॉलिसी चलती है, बच्चों को छू नहीं सकते हैं, पीट नहीं सकते हैं, ठीक है, डांट नहीं सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा पहले विकल्प का समर्थन नहीं करती है, समस्या के समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर जोर देता है। ये बिल्कुल सही विकल्प है। ये समस्या के समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर, क्रिटिकल थिंकिंग, कहाँ पे क्या बोलना है, नहीं बोलना है, क्या करना है, नहीं करना है, जो कार्य किया गया उसमें क्या गलतियाँ हुई, उसमें क्या सही हुए, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, दोनों पहलुओं को बिल्कुल अच्छे से समझते हुए चिंतन करना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। तो दूसरा विकल्प यहाँ पे हमारा सही है। अनुकूलन और सुदृढ़ीकरण के सिद्धांतों पर आधारित है, ये नहीं है। दूसरा विकल्प हमारा सबसे सही है। नेक्स्ट है कि किसका तर्क था कि विद्यालय व्यक्तिगत के बजाय समाज का एक लघु रूप और प्रतिबिंब है। यह भी जॉन डेवी महोदय का ही तर्क था कि विद्यालय जो है वो व्यक्तिगत के बजाय समाज का एक लघु रूप है। विद्यालय क्या है, तो समाज का ही एक छोटा रूप है और एक प्रतिबिंब भी है, ठीक है। तो जॉन डेवी महोदय का ही ये तर्क था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में डीबी के अनुसार समुचित है? कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, अपितु इसका संवर्धन करना चाहिए। चौथा विकल्प या फिर पांचवा विकल्प, इसमें देखिए प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में डीबी के अनुसार समुचित जो तर्क है, ये दूसरा तर्क है कि विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, ठीक है। और ये दूसरा विकल्प हमारा यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, डीबी के अनुसार स्कूल और स्कूली शिक्षा की प्रक्रिया का अंतिम उद्देश्य है। क कहता है कि सामाजिक प्रगति की गति को तेज करना और ख कहता है लोकतंत्र का विस्तार करना। तो केवल क एवं ख दोनों, या केवल ख या एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क एवं ख दोनों ही प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है, ठीक है। तो क और ख दोनों यहाँ पे सही है। एक प्रगतिशील कक्षा में एक शिक्षक क्या करता है? बच्चों की रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करता है, बारंबार अभ्यास व रटन तस्मरण की प्रक्रिया का पालन करता है, सुनिश्चित करता है कि सभी अधिगम परीक्षाओं की तरफ केंद्रित हो, या एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो प्रगतिशील कक्षा में एक शिक्षक की जो भूमिका होती है ना, वह बच्चों की रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करता है ना। लर्निंग बाय डूइंग मेथड का वो इम्प्लीमेंटेशन करता है अपने क्लासेस में। पहला विकल्प हमारा यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न लेते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा क्या है? प्रगतिशील शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया। तो यहाँ पे ये प्रश्न जो है रिपीटेड है, लेकिन इसके विकल्प जो है वो अलग हैं, ठीक है, इसलिए इसको रखा गया है।
इस विश्वास की पुष्टि करती है कि शिक्षक को अपने दृष्टिकोण में दृढ़ रहना होगा और आज की दुनिया में बच्चों को सजा का उपयोग किए बिना नहीं पढ़ाया जा सकता। ये तो गलत है। समस्या के समाधान और गहन विचार पर जोर देता है, ये देखिए सही है। पाठ्य पुस्तकों के आसपास केंद्रित है क्योंकि वे ज्ञान का एकमात्र वैध स्रोत हैं, ये भी गलत है। दूसरा यहाँ पे हमारा सही है, प्रगतिशील शिक्षा का संदर्भ। विकल्प अलग अलग थे इसलिए मैंने इस प्रश्न को दोबारा रखा है। जॉन डेवी के अनुसार स्कूलों को छात्रों को किसके लिए तैयार करना चाहिए? वर्तमान जीवन के लिए, उद्यमशीलता के लिए, भावी जीवन के लिए, या फिर एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जॉन डेवी महोदय के अनुसार स्कूलों को छात्रों को वर्तमान जीवन के लिए तैयार करना चाहिए। ठीक है, पहला विकल्प हमारा सही है यहाँ पे। तो आज के इस क्लास में जॉन डेवी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझा। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे और फिर से अगले क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। यूनिट 3 से बहुत सी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट MCQ तैयार कर लिए गए हैं। तो तीसरे यूनिट पे भी क्लासेस आएंगे, तो बने रहेंगे हमारे साथ। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।